नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत देश के उस अनसुलझे रहस्य की जो आज़ादी के 80 साल बाद भी आज भी सुलझा हुआ नहीं है। वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था। ताइपे से एक सैन्य विमान भारत के सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी को लेकर के उड़ान भरता है। कुछ ही मिनटों बाद ये आग के लपटों के घेरे में आ जाता है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इतिहास के सबसे महान क्रांतिकारी नेताओं में से एक उस दिन मौत से बच गया, कि दशकों से आपको जो एक कहानी सुनाई जा रही थी वो भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी कवर अप स्टोरी हो सकती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने के अनसुलझे रहस्य में आपका स्वागत है। एक पहेली जो इतनी जटिल है कि 80 साल बाद आज भी हम नए टुकड़े खोजते। मैं आपको साजिश से पैदा होने वाले सवाल जिनका जवाब नहीं दिया जा सका, उन प्रश्नों के माध्यम से एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूं जो आपको भारत के सबसे महान बेटों में से एक के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं उस पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा। यहां दिए गए सबूत वास्तव में आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पूर्व्स। आइए इतिहास की पुस्तकों में से नेताजी पर घटित हुई घटनाओं की शुरुआत करें। 18 अगस्त 1945 में जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय युद्ध प्रभावी रूप से समाप्त हो चुका था। आजाद हिंद फौज के नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइपे हवाई अड्डे पर एक जापानी बम वर्षक विमान में सवार होकर मंचूर या संभवतः सोवियत रूस की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य एक नए बेस से फिर से भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष को जारी रखना था। बस उस पल की कल्पना करें जब एक व्यक्ति जिसने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया अब एक नई योजना बनाने में लग गया था, क्योंकि वर्तमान में उनकी सारी योजनाएं धराशायी हो गई थी। उड़ान भरता है, लेकिन गवाहों का दावा है कि बायां इंजन लगभग तुरंत ही खराब हो गया, जिससे विमान उड़ने के तुरंत बाद ही उसमें आग लगी और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बोस गंभीर रूप से जल जाते हैं। कथित तौर पर उस शाम ताइपे के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो जाती है। वे अपने अंतिम शब्द कहते कि भारत की स्वतंत्रता के लिए मैंने अपना जीवन दे दिया। कथित तौर पर उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और उनकी राख को टोक्यो के रेनकाजी मंदिर में ले जाया गया, जहां वो आज भी मौजूद। चलिए उस पल को हम करीब से देखते हैं। जब हम इस आधिकारिक कहानी को देखते हैं तो हमें क्या होता है। सबसे पहले उस तारीख में ताइपे में किसी भी विमान दुर्घटना का कोई उल्लेख नहीं है, कोई जापानी रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी सैन्य लॉग नहीं है, कोई भी अस्पताल का रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ तक कि समाचार पत्रों में भी कुछ नहीं है। दूसरा, जो विमान का मिलबा है वो किसी को भी नहीं मिला, वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ऐसा क्या हुआ? बोस की मृत्यु के गवाह उनके कुछ करीबी सहयोगी थे। बोस के सबसे भरोसेमंद सहयोगी जो कथित तौर पर इस भाग्यशाली उड़ान पर उनके साथ नहीं गए थे, वो थे कर्नल हबीबुर रहमान। ने वर्षों में कई बार अपनी कहानी बदली, लेकिन अगर नेताजी उस विमान में दुर्घटना में नहीं मरे तो उनके साथ क्या हुआ? और जब भारत उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने की कगार पर था जिसके लिए नेताजी ने इतनी मेहनत की थी, तो सार्वजनिक दृष्टि से वो क्यों गायब हो गए मेरे दोस्तों? पिछले दशक में नेताजी के भाग्य के बारे में 3 प्रमुख थ्योरीज उभरी। प्रत्येक के अपने समर्थन थे, प्रत्येक के पास अपने एविडेंस थे और प्रत्येक के पास उत्तर से कहीं ज्यादा सवाल भी थे मेरे दोस्तों। पहली थ्योरी हमें यह बताती कि बोस सफलतापूर्वक सोवियत रूस पहुंच गए, जहां वे या तो राजनीतिक शरण में रहे। 18 अगस्त 1945 को शीत युद्ध शुरू हो गया था। सोवियत रूस अपना प्रभाव बढ़ा रहा था और यहाँ बोस थे एक ऐसे सैन्य नेता जो ब्रिटिश विरोधी भावनाएं रखते थे, ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करते थे और किसी के साथ भी गठबंधन करने के लिए तैयार थे। स्टालिन के लिए बोस उस समय एक सबसे मूल्यवान शतरंज का मोहरा हो सकते थे। कई गवाहों ने दावा किया कि बोस को उनकी मृत्यु के बाद रूस में देखा गया। रूस के एक पूर्व भारतीय राजदूत ने यहां तक दावा किया कि स्टालिन ने एक बार बातचीत में उनका उल्लेख किया था, लेकिन सबसे पुख्ता सबूत क्लासिफाइड खुफिया फाइलों से मिलते हैं जो दिखाते हैं कि ब्रिटिश खुफिया सेवाएं 1950 के दशक में भी रूस में बोस पर उठने वाली अफवाहों पर सक्रिय रूप से नजर रखी हुई थी।
क्या दुनिया की सबसे एडवांस जासूसी एजेंसी एक मृत व्यक्ति पर नजर रखने में अपने रिसोर्स को बर्बाद करेगी मेरे दोस्तों? ध्यान दीजिए, क्या ऐसा हो सकता है? फैजाबाद, जो अयोध्या के नाम से जाता है, 1950 के दशक में एक रहस्यमयी साधु बाबा प्रकट हुए जिन्हें गुमनामी बाबा कहा था। वो अलग थलग रहते थे, शायद ही कभी अपने जानने वालों से मिलते थे। राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विशेष रूप से नेताजी के जीवन के बारे में उनका असाधारण ज्ञान था। उनका कमरा कई भाषाओं के पुस्तकों, कोड, टेलीग्राम और सबसे खास बात कि वो ऐसे सामान से भरा हुआ था जो बोस के परिवार की थी। दशकों तक नेताजी को जानने वाले लोगों ने दावा किया कि यह और कोई नहीं बल्कि स्वयं सुभाष चंद्र बोस थे, जो स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास को वेश बदलकर देख रहे थे। 1985 में जब उनकी मौत हो गई तो उनके पास बोस से परिवार से जुड़ी सैकड़ों सामान थे, जिनमें उनके परिवार की कुछ तस्वीरें भी शामिल थी जो कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति के पास ऐसे इतना नेताजी के से मिलता हुआ इतना सामान कैसे हो सकता है अगर वो स्वयं नेताजी नहीं है? उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में 2016 में एक जांच आयोग का भी गठन किया, जबकि वो ये साबित नहीं कर सका कि गुमनामी बाबा वास्तव में नेताजी ही थे, और वो इसे गलत भी साबित नहीं करता। एक ये भी सिद्धांत है जो ये बताता है कि बोस की मृत्यु 1945 में नहीं हुई, बल्कि उन्हें मित्र देश की सेनाओं ने पकड़ लिया था और वे क्रिमिनल केस से बचने के लिए छिप गए थे। 1945 की उभरती हुई विश्व व्यवस्था के लिए नेताजी बोस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अंग्रेजों के लिए वे अधूरे कामों का प्रतिनिधित्व करते थे। एक क्रांतिकारी जो कई बार उनकी पकड़ से बच निकला था, और वह भारत देश में अंग्रेजों के खिलाफ रेजिस्टेंस को प्रेरित करता था। उनकी मृत्यु की कहानी को स्वीकार करने से बेहतर समाधान क्या हो सकता है, जबकि वास्तव में या उन्हें किसी निगरानी में रखा गया था या तो हिरासत में रखा गया था। लेकिन अगर यह सच है तो यह और भी अधिक परेशान करने वाला सवाल उठाता है कि नई भारतीय सरकार ने को इस धोखे के बारे में पता था या उन्होंने भी इस मामले में भाग लिया। इसका जवाब हमें क्लासिफाइड फाइलों में मिल सकता है, जिन्हें भारत ने 70 से अधिक वर्षों तक छिपा कर रखा। भारत सरकार ने उनके लापता होने की जांच के लिए 1-2 नहीं बल्कि 3 अलग अलग आयोग की स्थापना की। शाहनवाज समिति 1956 में, खोसला आयोग 1970 में और मुखर्जी आयोग 1999 में। सभी ने बोस की कथित मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों की जांच की। पहले 2 आयोगों ने निष्कर्ष निकाला कि नेताजी वास्तव में ताइपीय विमान दुर्घटना में मारे गए। मामला बंद हो गया। फिर आया मुखर्जी आयोग। मुखर्जी आयोग ने 7 साल की जांच के बाद 2005 में एक बड़ा धमाका किया। उनका निष्कर्ष था कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई। ये कहानी एक सुनियोजित कवर अप स्टोरी थी। मैं इसे फिर से दोहराता हूं मेरे दोस्तों, सरकार द्वारा नियुक्त आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो ये कहानी है उनके डेथ की वो झूठी थी। आयोग ने पाया कि उस तारीख में ताइपे में कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। रेने काजी में रखी हुई राख संभवतः बोस की नहीं थी। नेताजी संभवतः 1945 में यूएसएसआर भाग गए। लेकिन वास्तव में चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि भारत सरकार ने बिना कोई ठोस कारण के इन निष्कर्षों को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जो हमें उस प्रश्न पर लाता है कि इतिहासकारों और देशभक्तों को स्वतंत्र भारत ने अपने सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक की सच्चाई को क्यों छुपाया। इसका उत्तर 1 लाख क्लासिफाइड फाइलों में हो सकता है जो अभी तक सरकारों द्वारा सील रखी गई थी। जनवरी 2016 में कुछ अभूतपूर्व हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नेताजी की फाइलों को डी क्लासिफाइड करना शुरू कर दिया। हजारों दस्तावेज जिन्हें 70 सालों से बंद रखा गया था। नेताजी के प्रति जिन लोगों की दिलचस्पी थी, नेताजी के करीबी लोग, उनके लिए ये एक बंद पड़े खजाने की चाबी जैसा था। लेकिन फाइलों से क्या पता चला मेरे दोस्तों?
दुर्भाग्य से यह वो सबूत नहीं थे जिसकी लोगों ने उम्मीद लगाई थी। डीक्लासिफाइड फाइलों के दस्तावेजों से पता चला कि भारतीय सरकार ने बोस के लापता होने के बाद दशकों तक उनके परिवार सदस्यों की जासूसी की, उनके मेल इंटरसेप्ट किए गए, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी। इस बारे में सोचे, एक राष्ट्रीय नायक का परिवार अपनी ही सरकार की निगरानी में था। मेरे दोस्तों, फाइलों से यह भी पता चला कि लगातार सरकार ने नेताजी की कथित अस्थियों को जापान से वापस लाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उन्हें जनता की प्रतिक्रिया और संभवतः कुछ ऐसी सच्चाइयों के उजागर होने का डर था जो सरकार नहीं चाहती। यह उस पारिवारिक रहस्य की तरह था जिसके बारे में सबको पता है, लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन ट्रांसपेरेंसी उन फाइलों से हटाने के बावजूद कई फाइलें आज भी गोपनीय बनी हुई हैं, खास तौर पर वो जो विदेशी खुफिया एजेंसियों के पास हैं। कौन से रहस्य इतने विस्फोटक हो सकते हैं कि उन घटनाओं के 80 साल के बाद भी इन फाइलों को संरक्षित किया गया? नेताजी के रहस्य की सबसे बड़ी त्रासदी सिर्फ ये नहीं है कि हम नहीं जानते उनके साथ क्या हुआ था, बल्कि ये है कि इस मामले ने भारत सरकार के अब से सबसे महान बेटे को स्वतंत्रता का पूरा सम्मान देने से रोक दिया। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे मेरे दोस्तों, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय अंग्रेजी सरकारी राज को चुनौती दी थी, जो कथनी से ज़्यादा करनी में विश्वास रखते थे। उन्होंने एक सेना खड़ी की जिसे हमने आज़ाद हिंद फौज कहा, और दूसरे सिर्फ बातचीत में लगे हुए थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनाए गए मार्ग का प्रतिनिधित्व ही नहीं किया, बल्कि अहिंसा की बजाय क्रांतिकारी रेजिस्टेंस का मार्ग अपनाया। और शायद यही कारण कि उनकी कहानी इतनी अनसुलझी रह गई, क्योंकि नेताजी को पूरी तरह से स्वीकार करना ऐसा था, यह स्वीकार करना था कि स्वतंत्रता के लिए लड़ने के कई और भी तरीके हो सकते थे। लेकिन उन लोगों का क्या हुआ जो इस कथा में ठीक से फिट नहीं बैठते? वे नेताजी की तरह पूजनीय तो बन जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहानी में नहीं आते। लेकिन सच्चाई के बारे में बात करें तो यह है कि यह हमेशा बनी रहती है, सच्चाई कभी भी मिट नहीं सकती। नेताजी के भाग्य का रहस्य भारत की कल्पना को सिर्फ इसलिए नहीं घेरे हुए है क्योंकि यह एक अनसुलझी पहेली है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह हमारे अपने इतिहास के एक हिस्से के साथ हमारी अधूरी बातचीत का प्रतिनिधित्व करता है। नेताजी की सबसे बड़ी विरासत सिर्फ उपनिवेशवाद के खिलाफ उनकी वीरतापूर्ण लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह है कि कैसे उनका अनसुलझा भाग्य हमें सवाल उठाने और सच्चाई की तलाश को जारी रखने के लिए मजबूर करता है, चाहे वो कितना भी टफ क्यों ना हो। नेताजी के लापता होने के रहस्य के बारे में यह हमें कहाँ छोड़ता है? हमारे पास 3 मुख्य थ्योरीज हैं, जिनमें प्रत्येक के पास ठोस सबूत हैं और सबकी अपनी महत्वपूर्ण खामियां भी हैं। हमारे पास सरकारी जांच है जो एक दूसरे का खंडन करती है। हमारे पास डीक्लासिफाइड फाइलें हैं जो जवाब देने से ज़्यादा सवाल उठाती हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे पास एक आदर्श ऐतिहासिक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो कभी भी पूरी तरह से हल ना हो सके। लेकिन शायद यह बात नहीं है, शायद नेताजी का रहस्य का वास्तविक मूल यह है कि यह हमें अपने इतिहास से जोड़े रखता है, आधिकारिक थ्योरीज पर सवाल उठाता है और गहरी सच्चाइयों की तलाश करता है। एक तरह से नेताजी वही करते हैं जो उन्होंने अपने जीवन भर में किया। हमें जमीन से आगे देखना है, सवाल उठाने और सच्चाई के लिए लड़ना कभी नहीं बंद करना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, नेताजी का क्या हुआ? क्या वे विमान दुर्घटना में वास्तव में मारे गए थे, या उनकी कहानी का एक और अध्याय जिससे हमसे छुपाया गया? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल पूर्स को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर डालें। आप किस थ्योरी में विश्वास करते हैं? जय हिंद मेरे दोस्तों, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।